नमस्कार, स्वागत, अभिवादन सभी मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे विद्यार्थियों का, भावी शिक्षकों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार संजय सर साइकोलॉजी में दिल से स्वागत और अभिवादन। मित्र, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध हैं वो युद्ध की भयावह स्थिति में धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। तो इस दौर में आपको अपने आप को सेफ रखना है, पैसेंस रखना है, हिम्मत रखनी है और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको साइबर अटैक से बचना है। इट मीन्स अभी आपको ऑपरेशन सिंदूर नाम से कई मैसेजेस, कई लिंक ऐसे भेजे जा सकते हैं जिन पर आप क्लिक करते ही आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस एरिया की पहुंच जाती है। तो उनसे आपको बिल्कुल सेफ रहना है, गलती से भी किसी न्यू लिंक पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखें और अपनी सरकार का हमेशा सपोर्ट करें। किसी भी ऐसे वाकये की आप अधिक ना प्रशंसा करें, ना ही किसी की निंदा करें और साथ साथ फेक न्यूज़ से आप जरूर बचें, 100% बचें। ठीक है ना? ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, क्योंकि उससे निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग, कई बार तो हमारी जो सेना है, भारतीय सेना है, उसका मनोबल बढ़ाने का भी एक अच्छा तरीका होता है और तरीका यही है कि आप अपना सपोर्ट नैतिक रूप से, आत्मिक रूप से, भावुक रूप से, निश्चित रूप से प्रदान करें, जिससे हम लोग निश्चित तौर पर पाकिस्तान के उन नापाक इरादों को ध्वस्त कर सकें और करते हम लोग जा रहे हैं। ये हमारी भारतीय सेना बहुत सुपर ज़बरदस्त कमाल कर रही है और अच्छे से उनके जितने भी उन्होंने ड्रोन अटैक्स हम पर किए, उन सब को निश्चित तौर पर नाकामयाब हम लोगों ने बना दिया है। मीन्स हमारी आर्मी ने बना दिया है। बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये रोज़ रोज़ का जो गड़बड़ है ना, निश्चित तौर पर इससे हम लोग बचें। चलिए, तो ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को घर पर अच्छे से कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास एक ऐसी क्लास है जहां पर आप भारत के किसी भी कोने में बैठकर आसानी से पढ़ सकते हो। और आज तो बहुत ही सुपर तूफानी जो सीरीज है वो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, बैट के लिए, यूपी पीजीटी के लिए, बीपीएससी स्पेशल और एस्टेट स्पेशल वाले विद्यार्थियों के लिए, और साथ साथ जो भी विद्यार्थी आरपीएससी सेगमेंट के हैं, इट मीन्स फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लाइब्रेरियन ग्रेड, और साथ साथ जितनी भी स्ट्रीम्स के विद्यार्थी हैं जो टीचर्स रिक्रूटमेंट या खासकर यूजीसी नेट वाले विद्यार्थियों के लिए और बीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए, यूपी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए सुपर डुपर क्लासेज हैं। इसलिए जो मित्र पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सगे संबंधियों, मित्रों, दोस्तों, मित्रों को जरूर इस क्लास को ईमानदारी से, शिद्दत से एक बार शेयर कर दें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, जो कि बहुत यूनिक होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है और कुछ बिंदास डिफरेंट आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो सभी जुड़ चुके हैं सर क्लास को? हाँ, क्लास का शेड्यूल हमने कहा था आज के लिए थोड़ा गड़बड़ रहेगा, कल से कंटिन्यू होगा। डोंट वरी बेटा, चिंता ना कीजिएगा। बिल्कुल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत बहुत अभिवादन, स्वागत, वेलकम सभी मित्रों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का। जी हाँ, बहुत बहुत अभिवादन। तो आज की क्लास कुछ डिफरेंट होने वाली है, बहुत डिफरेंट। बस उसके लिए आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को जरूर निर्वहन कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि हम लोग क्लास को बेहतर कर सकें, बना सकें। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, बहुत सुपर क्वेश्चन है, आप एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ, ये रहा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन अनकंडीशनड स्टिमुलस यूसीएस? निम्नलिखित में से कौन सा अकारित उद्दीपन यानी यूसीएस का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताओ प्यारे बच्चों। ए स्टिमुलस दैट एलिसिट्स ए रिस्पॉन्स आफ्टर लर्निंग, एक उद्दीपन जो सीखने के बाद प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है।
ठीक है। दूसरा, एक उद्दीपन जो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। उसके अलावा एक उद्दीपन जिसे पुनर्बलन के साथ जोड़ा गया है। चौथा, एक तटस्थ उद्दीपन और एक सीखी हुई व्यवहारिक प्रतिक्रिया। बहुत सुपर क्वेश्चन है, वेलकम। हाँ, वो हमने बताया आपको, बिल्कुल कल से कंटिन्यू होगा ऐप वाला क्लास, ठीक है, डोंट वरी। मस्त रहें, खुश रहें, बिंदास रहें और कंटिन्यूअस आगे बढ़ते रहें। एकदम झक्कास चल रहा है शेड्यूल वीड्यूल, टेंशन मत लो, अच्छे से आप पढ़ते जाओ बस। ओहो, बी आंसर दे रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन, जो एक बार तो खोपड़ी हिला देने वाला है ना। चलिए, चलिए, बहुत प्यारा जबरदस्त आंसर है, सभी मित्रों का सुपर डुपर आंसर है। देखिएगा, आपको पता है यूसीएस, ये भोजन को कहते हैं, और भोजन हमारा स्वाभाविक उद्दीपक होता है। कैसा उद्दीपक होता है बेटा? स्वाभाविक उद्दीपक। इसको अनानुबंधित उद्दीपक भी हमने सीखा था, अनानुबंधित उद्दीपक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक उद्दीपन जो सीखने के बाद प्रतिक्रिया देता है, कभी नहीं। एक उद्दीपन जो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, उसी को तो भैया भोजन को देखते ही मुंह में लार का आना स्वाभाविक उद्दीपन प्रतिक्रिया है। याद रखो, निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखने की बात है ये, मतलब भोजन को देखते ही प्रतिक्रिया का होना, ये होता है आपका स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति। अच्छा, एक उद्दीपन जिसे पुनर्बलन, आपको पता है पुनर्बलन के साथ जोड़ने वाला उद्दीपन तो कौन सा है भैया? स्किनर का है। कौन सा? ऑपेरेंट लर्निंग है बेटा। कौन सा है? ऑपेरेंट लर्निंग है। ये हमने आपको सिखा दिया था बहुत अच्छे से। एक तटस्थ उद्दीपक की अगर बात करोगे तो तटस्थ उद्दीपक हमेशा ऐसा उद्दीपन होता है जो स्टार्टिंग में किसी भी प्रतिक्रिया को उत्पन्न नहीं करता है। और एक सीखी हुई व्यवहारिक प्रतिक्रिया की अगर आप बात करोगे तो ऐसी स्थिति में यह किसी प्रकार का कोई उद्दीपन नहीं है, यह तो एक व्यवहार है, यानी एक क्रिया है। आपका आंसर तो बी है। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। बोलो, पावलव के मूल प्रयोग में निम्न में से कौन सा शर्तबद्ध उद्दीपन CS था? भोजन, लार, घंटी, कुत्ता, प्लेट। आपको आंसर देना है। बोलो, फूड, सेलिवेशन, बेल, डॉग, फ्लेट। व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। जो भी मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, वेरी एक्सीलेंट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर डुपर आंसर दिया है हमारे विद्यार्थियों ने, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, गजब का आंसर। देखो, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। यार घंटी, ये तो स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है जिसे हम लोग यूसीएस कहते हैं, ठीक है। घंटी आपका अस्वाभाविक उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक है जिसे हम लोग CS कहते हैं, ठीक है। इसको अनुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं और इसको अनानुबंधित उद्दीपक कहते हैं। बस इतना सा ही डिफरेंस है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो बेटा, गड़बड़ मत करो। लार तो आपका क्या है? अनुक्रिया है, अनुक्रिया है, ठीक है। डॉग ये आपका अधिगम करता है, लर्नर है, अधिगम करता है।
ठीक है। प्लेट यहाँ पर जो है वो उसका सोर्स है जिसमें भोजन आके गिरता है। बिल्कुल वेलकम, स्वागत सर। आपकी इंग्लिश बहुत क्या कह रहे हैं, सुपरफ्लुअस होती है। चलिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद, बहुत अच्छा। आप हमारे बहुत प्यारे से नए विद्यार्थी हैं और आप अभी अभी कल ही जुड़े हैं और आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो ये हमारे लिए खुशी की सबसे अच्छी बात होगी। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे लाडलों को। अगर क्लास समझ में आ रही है तो मीन्स मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो टास्क है, वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। बस चलिए, जब अकारित यानी व्हाट टर्म इज यूज्ड व्हेन द कंडीशनड रिस्पॉन्स CR वीकनेस वीकन्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस UCS। जब अकारित उद्दीपन, ये अकारित उद्दीपन को UCS कहा है, इसको स्वाभाविक भी कह सकते हैं, अनानुबंधित भी कह सकते हैं, अनुपस्थित होता है और शर्तबद्ध प्रतिक्रिया CR कमजोर हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? सामान्यीकरण, अधिग्रहण, लोप, पुनर्बलन, स्वतः पुनर्प्राप्ति। ये सारे टर्म्स जो है ना, हमने आपको सुपर अंदाज में पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। बिल्कुल वेलकम है मेरे सभी लाडले प्यारे विद्यार्थियों का, बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का। एक बार फिर से जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो, है ना। ये आपकी नेचुरल यानी आपका दायित्व भी है। बोलो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था सामान्यीकरण का मतलब होता है दो उद्दीपकों में समानता। मैंने ये समझाया था आपको, दो उद्दीपकों में समानता। मैंने मंदिर की घंटी का और पावलोव की घंटी का एग्जाम्पल समझाया था आपको क्लास में। एक्विजिशन का मतलब, अधिग्रहण का मतलब होता है पहचान। यहां पर कुत्ता क्या करता है, वो डॉग लर्नर क्या करता है, अपने उसकी पहचान करता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और एक्सटेंशन लोप होता है। क्या होता है? लोप, जिसे विलीनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विलीनीकरण। अच्छा, क्यों कहते हैं ये भी मैं समझा देता हूं। यानी जब अस्वाभाविक उद्दीपक बार बार दिया जाएगा, यानी कुत्ते के समक्ष अगर बार बार आप घंटी घंटी बजाओगे तो धीरे धीरे जो भोजन के प्रति अनुक्रिया कर रहा था लार गिराने की, वो विलुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, लोप हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, और इस प्रक्रिया को एक्सटेंशन कहा जाता है। तो CR क्या हो जाएगी बेटा? कमजोर हो जाएगी। CR यानी जो भी प्रतिक्रिया वो कमजोर हो जाएगी। इसको हम लोग विलोप कहेंगे या लोप कहेंगे या विलीनीकरण कहेंगे या एक्सटेंशन कहेंगे। क्लियर है? उसके बाद पुनर्बलन आप जानते ही हो, स्किनर ने दिया था, वेलकम। स्वतः पुनर्प्राप्ति का मतलब होता है कुछ ऐसी स्थितियां जब बहुत समय के बाद कोई उद्दीपक के प्रति, उद्दीपक को देखते ही अपने आप ही वैसी प्रतिक्रिया और अनुक्रिया का हो जाना। प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं आप स्पॉन्टेनियस रिकवरी। क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिकवरी। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर C है। अगला प्रश्न पढ़ो। निम्न में से कौन उद्दीपन सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन? ये तो बहुत सुपर तरीके से पढ़ाया मैंने क्लास में। जो विद्यार्थी, जो बच्चे, जो दोस्त, जो मित्र, जो प्यारे भावी शिक्षक अभी तक पढ़ाई 360 हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव बैच का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, वो उठा सकते हैं। आज 60% ऑफर है, 60% ऑफर है, 60% ऑफ है, ठीक है ना। लाइव बैच में आप ज्वाइन हो सकते हो। बताओ, कुत्ता केवल एक विशेष स्वर पर लार स्राव करता है, कुत्ता सभी मिलते जुलते स्वरों पर लार स्राव करता है, भोजन न मिलने पर कुत्ता लार बहाना बंद कर देता है, कुत्ता दंड पर प्रतिक्रिया देता है, कुत्ता एक नया कार्य सीखता है। सबसे आसान प्रश्न है। अरे भाई, सामान्यीकरण का मतलब होता है पावलोव का जो कुत्ता है ना, वो पावलोव के प्रयोग के दौरान जब घंटी बजती है तो उसको लगता है, क्योंकि वह उस घंटी का अनुबंधन अपने भोजन के साथ कर लेता है। घंटी बजते ही
2 से 5 सेकंड के अंदर भोजन आता है। बेटा गलती कर दी है आप लोगों ने, है ना, 2 से 5 सेकंड के अंदर भोजन आ जाता है। तो कुत्ता अपनी घंटी की आवाज का अनुबंधन भोजन के साथ कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उद्दीपक सामान्यीकरण यानी 2 उद्दीपकों का एक जैसा प्रतीत होना। यानी पावलव का कुत्ता पावलव के प्रयोग के दौरान घंटी बजाने पर भी लार गिरा रहा है और मंदिर की घंटी की आवाज सुनने पर भी लार गिरा देता है। यानी 2 उद्दीपकों में समानता को स्थापित करना। इट मीन्स कुत्ता सभी मिलते जुलते स्वरों पर, स्वर मतलब ध्वनि पर, आवाज पर, ध्वनि या आवाज पर क्या करता है, लार स्राव करता है। यही तो उद्दीपक सामान्यीकरण है। दैट इज बी, यही तो बेस्ट होगा। यानी जिंदगी में बहुत सारे बच्चे या हम लोग भी, इवन प्रौढ़ लोग भी कई बार क्या होता है कि जैसे ही कोई उद्दीपक आपको दिखाई देता है, कोई घटना, कोई स्थिति, कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति का चेहरा, तो चेहरा देखते ही आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो जिंदगी में मेरे साथ वो जो घटना घटित हुई थी ना, सेम उससे मैच करता है। सर आपकी एक चीज अच्छी है कि आप सारे ऑप्शंस को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। देखिए जरूरी भी है, क्योंकि फिर उस क्लास का फायदा ही क्या हुआ जब मैं आपको एमसीक्यू कंसेप्ट लेकर आता हूं और उसमें आपको सारे ऑप्शन नहीं समझाए तो उस क्लास का कोई यूज नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर टिक करने के लिए, रटने के लिए थोड़ी आए हो मेरे पास। नहीं बेटा, रटो नहीं, समझो, क्योंकि समझ कर समझना भी एक अच्छी समझ है। और समझ कर फिर भी ना समझो तो वो हमारी समझ में भी ना समझ है। चलो, कुत्ता केवल एक विशेष स्वर पर अगर करता है तो वो क्या हुआ, सामान्यीकरण नहीं हुआ, वो तो इंडिविजुअलाइजेशन होगा। भोजन न मिलने पर कुत्ता लार बहाना बंद कर देता है, ये तो लोप पढ़ा था हमने, ये तो लोप विलीनीकरण होता है, ये तो आपने पढ़ लिया है। कुत्ता दंड पर प्रतिक्रिया देता है, दंड की कहीं, क्योंकि दंड और पुनर्बलन की बात तो स्किनर भैया करते हैं, यू नो वेरी वेल। कुत्ता एक नया कार्य सीखता है, नहीं भाई गलत बात है ना। चलिए, तो बी को लॉक कर दिया। अगला प्रश्न पढ़ो। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग में अधिग्रहण एक्विजिशन किसे दर्शाता है? What does acquisition refer to in classical conditioning theory of learning according to I.P. Pavlov? You know very well. बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है, बोलिए। That's very easy question. भाई सीधी सी बात है। सर मैं एक चीज, थैंक यू सो मच बेटा, इतना सारा आप प्यार जो करते हो, देते हो, अच्छा लगता है। चलिए, शास्त्रीय अनुबंधन में एक्विजिशन क्या है? उद्दीपन को हटाना, व्यवहार का लोप करना, आरंभिक सीखने की अवस्था, प्रतिक्रिया सामान्यीकरण या प्रतिक्रिया की पुनर्प्राप्ति। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इस प्रश्न का उत्तर आपने क्या चुना है? दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, क्योंकि आपको बता दिया जाए, आपको मैंने सेकंड वाला डिलेड कंडीशनिंग पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था जो क्लासिकल अनुबंधन होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला सिमल्टेनियस पढ़ाया था मैंने आपको, दूसरा डिलेड पढ़ाया था, तीसरा ट्रेस पढ़ाया था, और चौथा जो मैंने आपको पढ़ाया था वो कौन सा था? वो था बैकवर्ड कंडीशनिंग। अब ऐसी स्थिति में आपको उद्दीपन को हटाना नहीं होता, बिल्कुल रिमूवेबल स्टिमुलस नहीं होता, क्योंकि अगर उद्दीपन को हटाना तो निश्चित तौर पर ये तो एक्सटेंशन बन जाएगा ना, लोप हो जाएगा। इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, गलत हो जाएगा। व्यवहार का लोप करना, ये प्रतिक्रिया का लोप हो रहा है, विलीनीकरण हो रहा है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आरंभिक सीखने की अवस्था इनिशियल लर्निंग फेज होता है, इनिशियल लर्निंग फेज, यानी कि सीधे से अर्थ में सीएस को बार बार
यूसीएस के साथ जोड़ना अधिग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अधिग्रहण कहलाता है। यानी कि आरंभिक को दूसरे के साथ एड ऑन करना यहां पर क्या कहलाता है? निश्चित तौर पर वेरी एक्सीलेंट, जिनका भी सही है सचमुच 30 मार्क खान है। इसे कहते हैं आरंभिक सीखने की अवस्था। इसे क्या कहते हैं? प्रारंभ में सीखने की अवस्था, यानी पहले को दूसरे के साथ कनेक्ट करना सीधे से अर्थ में। इसीलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर केवल सी होगा, केवल सी होगा, क्योंकि प्रतिक्रिया का सामान्यीकरण जनरलाइजेशन का मतलब हो गया कि इन्हीं दो उद्दीपकों के प्रति सेम प्रतिक्रिया देना जनरलाइजेशन होता है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है। और प्रतिक्रिया की पुनर्प्राप्ति की अगर बात करोगे, वेरी एक्सीलेंट, जिनका भी सही है बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लो। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रमुख घटक नहीं है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कंपोनेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? बेटा मेरी बात को सुन लो, ये जो क्लासेज अभी चल रही है ना, ये जो क्लासेज चल रही हैं, एक एक टॉपिक का, एक एक थ्योरी का पोस्टमार्टम वाली क्लासेज चल रही हैं। इसलिए ऐसी क्लासेज को जो मिस कर रहे हैं ना, या तो बहुत 30 मार्क खान है, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर वो महान व्यक्तित्व के धनी है। इसलिए आप इन दोनों में से नहीं है, आपको पढ़ना है, आप लर्नर हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको अपनी लक्ष्य की प्राप्ति तक चलना है। नहीं, क्लास तो सही चल रहा है। एकारित उद्दीपन, जिसको आप अनकंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं, यानी सीएस कहते हैं। तटस्थ उद्दीपन, जिसको एनएस कहते हैं, एनएस कहते हैं। रीइंफोर्स पुनर्बलन, शर्तबद्ध उद्दीपन यानी कंडीशनड स्टिमुलस, जिसे सीएस कहते हैं। सॉरी, एकारित को ये यूएस है, ये यूएस था या यूसीएस था, है ना। कंडीशनड रिस्पॉन्स, शर्तबद्ध प्रतिक्रिया, ये सीआर है, सीआर। अब बोलो आंसर। क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रमुख घटक कौन नहीं है? बड़ा गजब का प्रश्न है। आप तो जानते ही हैं सी, ये रीइंफोर्समेंट जो है ना, ये स्कीनर का, ये आपका ऑपेरेंट कंडीशनिंग का है। ऑपेरेंट कंडीशनिंग, और ऑपेरेंट कंडीशनिंग के प्रतिपादक कौन है बेटा? स्कीनर भैया है, स्कीनर है। बाकी सब तो हम पावलव के कंसेप्ट में पढ़ते ही हैं, इसलिए लॉक करना पड़ेगा सी को। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। शास्त्रीय अनुबंधन की लोप अवस्था में क्या होता है? What happens during the extinction phase of classical conditioning? CS और UCS को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। विषय एक नई प्रतिक्रिया सीखता है। CR कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। UCS को तीव्र किया जाता है। NS और UCS NS UCS बन जाता है। क्या होगा? बड़ा प्यारा प्रश्न है बेटा। पुनर्बलन ने दिया था, पुनर्बलन शब्द सॉरी स्किनर ने दिया था, लेकिन सिद्धांत के प्रतिपादक सीएल हल कहे जाते हैं। आसान से क्वेश्चन है, इनको पढ़ लिया करो आप लोग अच्छे से। क्लियर है ना? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और ये थ्योरी जो है यूजीसी नेट लेवल तक के विद्यार्थियों को बहुत सुपर लर्निंग प्रोवाइड करती हैं, बहुत सुपर लर्निंग। ठीक है ना? बिल्कुल प्यारे बच्चों। चलिए, तो आंसर आपने 100% सीआर, यानी आपका कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाएगा, और कम होने पर क्या होगा? या समाप्त हो जाएगा, तब जाकर लार गिराने की अनुक्रिया और प्रतिक्रिया उसका विलोप हो जाएगा, वो गायब हो जाएगी, विलीनीकरण हो जाएगा। तो इसमें हमेशा सीआर कम होता है। क्या कम होता है बेटा? कंडीशनड रिस्पॉन्स कम होता है, याद रखने की बात है। इसीलिए कभी भी गलती मत करना इस प्रश्न में। एक साथ प्रस्तुत किया जाएगा तो बेटा ये सिमल्टेनियस बन जाएगा, यानी सहकालिक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सहकालिक अनुबंधन बन जाएगा। मैंने आपको सिखा रखा है बहुत अच्छे से। विषय एक नई प्रतिक्रिया सीखता है? नहीं भाई, गलत बात है। इसमें नई प्रतिक्रिया का बिल्कुल 100%। ठीक है। यूसीएस को तीव्र किया जाता है, यूसीएस को तीव्र करने पर यूसीआर होता है,
जो तीव्र होता है, ना कि सीआर। ठीक है ना, एनएस यूसीएस बन जाता है भैया। जब एनएस ही यूसीएस बन जाएगा तो प्रतिक्रिया भी यूसीआर बन जाएगी। डजंट मैटर, लॉक कर दो सी को। अगला प्रश्न पढ़ो डियर। अगला क्वेश्चन ये रहा, शास्त्रीय अनुबंधन में स्वतः पुनर्प्राप्ति क्या है? व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी इन क्लासिकल कंडीशनिंग? जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे कैसे छाप के पढ़ाया है मेरे बच्चों को। कोई बात नहीं, डजंट मैटर, बताओ ऐसे कैसे, बताओ। किसी नए व्यवहार को तेजी से सीखना, विश्राम के बाद लुप्त सीआर का पुनः प्रकट होना, उद्दीपन का सामान्यीकरण होना, सीखी हुई प्रतिक्रिया का स्थायी लोप होना, या सीएस को दंड से जोड़ना। आसान सा प्रश्न है। मैंने आपको कहा, मान लीजिए आपकी जिंदगी में कोई घटना घटित हुई, ठीक है, कोई घटना घटित हुई आज। अब जिंदगी के बहुत साल बाद, कई सालों के बाद, आपको ऐसा ही व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया, और चेहरा दिखाई देते ही सॉरी, उस व्यक्ति का चेहरा बहुत सालों के बाद दिखाई देते ही आपने वैसी ही प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। आपको वैसा ही पूरा का पूरा जो वो वाकया था, वो अवधारणा थी, वो रिमाइंड हो गई बिना कोई प्रयास के। भाई पावलव का कुत्ता, पावलव द्वारा घंटी बजाने पर, पावलव का कुत्ता पावलव द्वारा घंटी बजाने पर लार गिराता है। अब बहुत टाइम तक कोई घंटी नहीं बजी, उसके कानों में कोई घंटी की आवाज नहीं आई, लेकिन 2-3 साल बाद वैसी ही घंटी की आवाज आई उसी कुत्ते के कानों में, और जैसे ही घंटी की आवाज आई तो कुत्ते ने कोई प्रयास नहीं किया, विदाउट एनी टाइप ऑफ एफर्ट, बिना किसी प्रयास के उसी अनुक्रिया अथवा व्यवहार का पुनर्प्राप्त होना, फिर से प्राप्त होना। और पुनर्प्राप्त होते ही जैसे ही घंटी की आवाज आई, कुत्ते ने फिर से लार गिरा दी। कितने साल बाद? 2 साल बाद। यही तो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी बेटा, जिसका मतलब विश्राम के बाद, यानी कई सालों के बाद लुप्त हुआ सीआर यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स का फिर से प्रकट हो जाना, वापस आ जाना। कई बार ऐसा होता है ना जिंदगी में, आपको एक व्यक्ति के चेहरे के साथ आपके कुछ ऐसे संबंध बने हुए हैं, है ना, और वो जब आप किशोरावस्था में थे, आप स्कूलिंग जीवन जिया करते थे, तब आप अपने घर के टेरेस पर बालकनी में खड़े होकर के जब कोई निकलता था या निकलती थी तो आप कहते थे काश। 10 मिनट बाद कोई दूसरा निकला, निकली, फिर से काश। अब वही चेहरा कुछ सालों बाद, 2-3 साल बाद आपको फिर से दिखाई देता है ना, और फिर से दिखाई देता है तो पूरी की पूरी जो पिक्चर है, फिल्म है, वो आपको बिना किसी प्रयास के पूरी की पूरी पिक्चर याद आ जाती है। आपको आपकी बालकनी दिखाई देती है ना, आपको बालकनी में देखने वाला वो सीन याद आ जाता है। उसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। क्लियर है? उसी को बी कहते हैं बेटा। बाकी सारे आंसर गलत हैं। उद्दीपक का सामान्यीकरण, किन्हीं 2 उद्दीपकों के प्रति समान प्रतिक्रिया होता है। किसी नए व्यवहार को तेजी से सीखना, नहीं, ये क्रिएटिविटी के अंदर आता है। ठीक है। सीखी हुई प्रतिक्रिया का स्थायी लोप नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ओ माय गॉड, ये बच्चे तो बहुत खतरनाक है। ये आपका पर्सनल मामला लग रहा है सर। बोल डाला, हद कर दी आपने। शास्त्रीय अनुबंधन में अधिग्रहण चरण के दौरान कौन सी युग्मन आवश्यक है? अभी समझाया था। इन क्लासिकल कंडीशनिंग विच पेयरिंग इज एसेंशियल ड्यूरिंग द एक्विजिशन फेज। ये पूछा, एक्विजिशन फेज पूछा है बेटा। बताओ, CS एंड CR शर्तबद्ध उद्दीपन और प्रतिक्रिया, UCS एंड CR अकारित उद्दीपन और प्रतिक्रिया, CS एंड शर्तबद्ध उद्दीपन और अकारित उद्दीपन, NS एंड CR तटस्थ उद्दीपन और प्रतिक्रिया, UCS अकारित उद्दीपन और दंड। अब आपको आंसर देना है। ओहो, हमको बालकनी में डॉग दिखाई देता है।
इसका मतलब देखो कितने प्यारे विद्यार्थी हैं। अपने पड़ोसियों को डॉग कहते हैं। ध्यान रखो ऐसी पड़ोसनों का, बच के रहा करो। चलिए भाई, ठीक है, बढ़िया बात है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ठीक है ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी समझाया था अधिग्रहण चरण में क्या होता है बेटा, CS प्लस UCS ही तो होता है, यही तो समझाया था। इन दोनों को जोड़ा जाता है। कहां पर है, ये रहा, सी आंसर है, सी आंसर है। अभी जस्ट समझाया था कुछ देर पहले ही। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, आसान सा है, अभी कुछ देर पहले समझाया था। चलो अगला प्रश्न पढ़ो। निम्न में से कौन सी स्थिति उच्च क्रम अनुबंधन हायर ऑर्डर कंडीशनिंग का सर्वोत्तम उदाहरण है। बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा है। ऐसा नहीं है कि आज की क्लास में पावलव का थंबनेल लगा दिया और पावलव की क्लास के सुपर डुपर क्वेश्चन ना पूछे हो। बेटा जो पढ़ाऊंगा ना वो लेवल के प्रश्न होंगे, उनका कठिनाई स्तर UGC नेट होगा। तो फिर BPSC क्या है, एस्टेट क्या है, UPPGT क्या है, RPSC क्या है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड क्या है, पेट क्या है, काहे की टेंशन करते हो। पोस्टमार्टम करके पढ़ो चीजों को, है ना बेटा। घंटी को भोजन से जोड़ा जाता है ना। एक प्रकाश को घंटी से जोड़ा जाता है जो पहले भोजन से जुड़ी थी। कुत्ता मांस देखकर लार बहाता है। घंटी बजती है लेकिन भोजन नहीं दिया जाता। कुत्ते को भौंकने पर दंडित किया जाता है। क्या गजब का प्रश्न पूछा है यारो, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। जो मित्र जो दोस्त प्यारे बच्चे बिल्कुल बढ़िया उत्तर देंगे ना, वही 30 मार्क खान होंगे। बिल्कुल साइड हो गए हम लोग, साइड होना पड़ेगा क्योंकि पूरे बोर्ड पर क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बिग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, प्यारा प्रश्न है और इसको जब आप सही करेंगे ना तब 30 मार्क खान बनेंगे आप। सीधी सीधी सी बात है। कौन सी स्थिति उच्च क्रम अनुबंधन हायर ऑर्डर कंडीशनिंग को, ए बेल इज पेयर्ड विद फूड, घंटी को भोजन से जोड़ना, ये तो हमने पढ़ लिया। घंटी को भोजन से जोड़ना ये तो अनुबंधन की स्थिति को दर्शाता है। एक प्रकाश को घंटी से जोड़ा जाता है जो पहले भोजन से जुड़ी थी। बिल्कुल 100% सही बात है। जो पहले किससे जुड़ी थी, भोजन से, तो यहां पर हायर ऑर्डर हो गया ना, मतलब एक नया उद्दीपन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, एक नया उद्दीपन NS जोड़ दिया, न्यूट्रल जोड़ दिया, तटस्थ उद्दीपक जोड़ दिया। उसके आधार पर कुत्ता मांस देखकर लार बहाता है तो स्वाभाविक है। घंटी बजती है लेकिन भोजन नहीं मिलता, ये तो होता ही नहीं है, ऐसा है ना। इसमें तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा ना, विलीनीकरण हो जाएगा। भौंकने पर दंडित यहां पर किया नहीं जाता है, तो फिर बी आंसर बचा ना आपका। नेगेटिव अप्रोच से भी जा सकते हो आप कई बार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपन विभेदन को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है। बहुत अच्छे से समझा रखा है खोपड़ी लगा के। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा, और कल मानवतावाद का निचोड़ पढ़ाऊंगा, अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स के मानवतावाद की कहानी समझाऊंगा पूरी की पूरी। बहुत सुपर क्वेश्चंस आते हैं वहां से, UGC नेट में, BPSC में, स्टेट में, RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में, पेट में सुपर क्वेश्चंस आएंगे वहां से, मानवतावाद से। कल डिस्कस करेंगे अपन। पढ़ के आना, आधा अधूरा ही पढ़ के आना चाहिए क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। किसी भी समान उद्दीपन पर प्रतिक्रिया देना, हाँ, उन उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया न देना जो CS से भिन्न है। CS को दंड से जोड़ना, केवल UCS पर प्रतिक्रिया देना, CS को पूरी तरह से अनदेखा करना। भाई आसान सा प्रश्न है यार। एक बात बताओ, उद्दीपन विभेदन, विभेदन का मतलब होता है अलग होना। भाई सीधी सी बात है,
पावलव का कुत्ता अधिगम करता, पावलव द्वारा प्रयोग के दौरान घंटी बजाने पर तो लार गिरा देता है, लेकिन मंदिर की घंटी बजने पर लार नहीं गिराता। यानी दोनों की आवाज में डिफरेंस करना, विभेद करना, अलग अलग पहचान करना, उद्दीपक विभेदन होता है। तो भिन्न भिन्न शब्द दे दिया ना, तो भिन्न को जोड़ दो ना इससे, विभेद से, आसान है। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई दैट आर डिफरेंट फ्रॉम CS, जो CS से भिन्न है उसके प्रति प्रतिक्रिया न देना। अरे भाई, पावलव के प्रयोग में घंटी की आवाज जो है ना वो तो CS है, लेकिन उससे भिन्न किसी दूसरी घंटे की आवाज आ रही है, तो फिर कुत्ता प्रतिक्रिया नहीं देता, CR नहीं करता है। इसी को कहते हैं उद्दीपक विभेदीकरण। ओके बच्चे, तो बी को लॉक करो भाई। ये तो उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता। दंड से जोड़ना, स्किनर की बात करते हैं। केवल शब्द नकारात्मकता को दूर कर बनाता है। अनदेखा भी नेगेटिव अप्रोच को डिफाइन करता है। तो बी को लॉक कर दो बेटा। अगला प्रश्न पढ़ो। शर्तबद्ध भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक संबंधित है? ये तो पढ़ा रखा है मैंने, जबरदस्त। हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, सेरिबेलम, मेडुलर, थैलेमस, सब पढ़ा है हम लोगों ने। नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में, ह्यूमन बिहेवियर वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। गड़बड़ मत करो किसी भी कंडीशन में। देखो कितना सरल है। हिप्पोकैम्पस तो आपका स्मृति से जुड़ा हुआ है, ये तो पढ़ा ही हुआ है आप लोगों ने पहले से ही। ओके, नहीं गलत दे दिया। एमिगडाला की बात करोगे तो ये भय, प्रेरणा आदि से जुड़ा हुआ है। सेरेबेलम की बात करोगे तो ये मोटर कंट्रोल, मोटर कंट्रोल की बात करता है, यानी क्रियात्मक नियंत्रण, शारीरिक क्रियात्मक नियंत्रण। अगर मेडुला की बात करते हो, मेडुला के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, ठीक है ना? दिल की धड़कन, का नियंत्रण मेडुला का कार्य है। और थैलेमस का भी हम लोगों ने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से। ये क्या करता है? संवेदनात्मक संप्रेषण का कार्य करता है। संवेदनात्मक संप्रेषण, ठीक है ना? तो बचा कौन? अब भावनात्मक प्रतिक्रिया पूछा है, भाव। और भय, भय का मतलब होता है संवेग। भय संवेग है, प्रेम संवेग है, प्रेम संवेग है। और संवेग का मतलब भाव होता है, और भाव का मतलब संवेदना। इसका मतलब आंसर एमिगडाला होगा। क्या होगा? एमिगडाला, बी आंसर होगा। गड़बड़ कर दी ना कितने सारे विद्यार्थियों। भाई पूरे प्रश्न का पोस्टमार्टम हो गया हर एक ऑप्शन का, फिर भी गड़बड़ करते हो। ऐसा क्यों करते हो लाडलो? जल्दी बताओ फटाफट। कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं देखें। शाबाश। चलो भाई क्लास को शेयर करो यार एक बार। कंफ्यूज्ड थे सर? अच्छा, क्यों थे कंफ्यूज्ड बेटा? गलत बात है ना? गुस्से में कंफ्यूज हो गए सर? ठीक है, बी को लॉक करो बेटा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जिसमें सीधे UCS युग्मन के बिना पहले से शर्तबद्ध उद्दीपनों के माध्यम से सीख होती है ना? विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स लर्निंग विदाउट ए डायरेक्ट UCS पेयरिंग बट वाया प्रीवियसली कंडीशनड स्टिमुलाई? अंतर्निहित अधिगम, उच्चक्रम अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, प्रेक्षण अधिगम। शानदार, ये सबसे सरल क्वेश्चन है। हाँ ये बात तो ठीक है, दिमाग तो चल रहा होगा कम, मुझे भी पता है।
दिमाग तो कम ही चल रहा होगा, ये हम भी समझते हैं, क्योंकि मौसम भी ऐसा है, मिजाज भी ऐसा है, सिचुएशन भी ऐसी है। चलो, फिर से गलत उत्तर दे रहे हैं। वाह, कितने महान हैं यार तुम लोग, हद हो गई। बड़ी शर्म आती कई बार। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग तो स्किनर का है ना यारो। ये यहां पर ये आंसर कैसे दे दिया तुम लोगों ने? यहां पर पूछ रहा है यूसीएस से युग्मन के बिना पहले से शर्तबद्ध उद्दीपनों के माध्यम से, पहले से शर्तबद्ध उद्दीपन, शर्तबद्ध उद्दीपनों आपको बताया था मैंने अभी, जब सीएस को यूसीएस से जोड़ा जाता है, एनएस से जोड़ा जाता है, तो हायर होता है ना, हायर कंडीशनिंग। ये रहा ना, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, उच्च क्रम अनुबंधन कहलाता है वो। अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, कितना आसान सा प्रश्न था। अंतर्दृष्टि अधिगम गेस्टोर थ्योरी है, प्रेक्षण बांडूरा है, अंतर्निहित अधिगम किसका है? वुंट और टिचनर का है। क्या उल्टा पुल्टा दे रहे हो? एक ही तो ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन ही एक ही है, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। हद कर दी आपने, पल दो पल का ये सफर। अगला क्वेश्चन, पावलव का सिद्धांत मनोविज्ञान की किस प्रमुख प्रवृत्ति के विकास में सहायक रहा है? Pavlov's theory contributed to the development of which major psychological approach? संरचनावाद, क्रियात्मकवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, मानवतावाद। ये खोपड़ी लगाने वाला प्रश्न है, और जो देगा वही तो 30 मार्खान कहलाएगा। जो सही देगा उसको हम क्या कहते हैं? 30 मार्खान कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लड्डू? बोलो 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 बोलो। अरे भाई, ऐसा भी क्या कमाल करते हैं आप। ठीक है ना, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है हायर लेवल की, समझ जाया करो, धुआंधार। अरे भैया, पावलव भैया तो व्यवहारवादी थे ना। अरे पावलव भैया तो प्योर व्यवहारवादी है, कट्टर व्यवहारवादी है। सब बफरिंग हो रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। संरचनावादी कौन है? वुंट और टिचनर है। क्रियात्मवादी कौन है? जेम्स है, जॉन डीवी है, एंजिल है, और कार है। अब भूलना मत, व्यवहारवादी कौन है? वॉटसन है, पावलव है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, मैकडूगल है, जड है, टर्मन है। चलिए, मनोविश्लेषणवादी फ्रायड हैं। गलतियां मत करो। मानवतावादी मैस्लो रोजर्स हैं। कल इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे मानवतावाद का। प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, मत पढ़ने दो उनको, क्या काम है, उनको तो सब आता है। ठीक है ना। चलो, तो आंसर क्या दिया आप लोगों ने? सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो। शास्त्रीय अनुबंधन में जब सीएस के समान उद्दीपन सीआर उत्पन्न करने में विफल रहता है, तो यह किसका उदाहरण है? इन क्लासिकल कंडीशनिंग, व्हेन ए स्टिमुलस सिमिलर टू द सीएस फेल्स टू प्रोड्यूस ए सीआर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। उद्दीपन सामान्यीकरण, लोप, अभ्यस्तता, उद्दीपन विभेदीकरण, स्वतः पुनर्प्राप्ति, सारे पढ़ा रखे हैं बहुत सुपर अंदाज में। और फिर भी अगर गलती कर रहे हो तो तुम ही तुम हो, तो क्या तुम हो? क्या पूछा है? शास्त्रीय अनुबंधन में जब सीएस के समान उद्दीपन सीआर उत्पन्न करने में, सीएस के समान उद्दीपन सीआर उत्पन्न करने में, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? खोपड़ी गड़बड़ कर दी। अरे यार, सीएस के समान उद्दीपन करने में विफल, विफल का मतलब हो गया, इसका मतलब विभेदन पूछ रहा है। उद्दीपक विभेदन पूछ रहा है ना यारो। क्या पूछ रहा है? विफल हो रहा है, तो विफल हो रहा है तो क्या होगा? उद्दीपन विभेदन होगा ना, उद्दीपन विभेदन होगा। वेलकम, स्वागत, अभिवादन बेटा। जल्दी गलत कर दिया,
उद्दीपन विभेदन भी समझा दिया, सामान्यीकरण भी समझा दिया, लोप भी समझा दिया, अभ्यस्तता आदत तो होगा ही नहीं, और स्वतः पुनर्प्राप्ति भी समझा दिया। सब जानते हो। कितना सरल प्रश्न, पढ़ने में गलती कर दी, सिर्फ पढ़ने की गलती है, ये प्रश्न को समझने की गलती है। अगर ऐसा ही करते जाओगे, लैंग्वेज थोड़ी सी तो टफ बनाई है, सिर्फ हल्की सी टफ है, फिर आप लोग पूरी गड़बड़ कर देते हो। ऐसा मत करो लाडलो। अगला प्रश्न पढ़ लो। शास्त्रीय अनुबंधन में अधिग्रहण से पहले तटस्थ उद्दीपक यानी एनएस, न्यूट्रल स्टिमुलस की क्या भूमिका होती है? बताओ। अच्छा प्रश्न है। क्या भूमिका होती है? सिंपल है। चलो देखो बेटा, अगला प्रश्न। यह एक तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है? नहीं। यह स्वाभाविक रूप से एक प्रतिवर्त उत्पन्न करता है? प्रारंभ में यह कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है। यह यूसीएस को रोकता है। यह सीआर को तीव्र करता है। आसान सा प्रश्न है। बिल्कुल लेनी चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। फोर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये लो। हाँ, आप पढ़ो। एनएस तटस्थ उद्दीपक क्या करता है? बेटा देखो, ये एक तीव्र प्रतिक्रिया तो करता नहीं है। तटस्थ उद्दीपक अधिग्रहण से पहले क्या करता है? समझ में आ गया? यह स्वाभाविक रूप से एक प्रतिवर्त अगर करता, यानी स्वाभाविक क्रिया, ये तो यूसीएस के बाद होती है, हटा दो। प्रारंभ में ये कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है, बिल्कुल सही है। इट मीन सीधी सी बात है, अगर हम पढ़ते हैं अधिग्रहण से पहले एनएस पर कोई स्वाभाविक या विशिष्ट प्रतिक्रिया यह उत्पन्न नहीं करता है, इसीलिए बेस्ट आंसर इसका सी होगा। यूसीएस को नहीं रोकता, सीआर को तीव्र नहीं करता। अगला प्रश्न पढ़ो। यदि एक कुत्ता कई बार घंटी सुनने पर बिना भोजन के लार बहाना बंद कर दे, तो इसका क्या कारण है? अभ्यस्तता, लोप, सामान्यीकरण, स्वतः पुनर्प्राप्ति, पुनर्बलन। कितना आसान प्रश्न पूछा है। समझा दिया बेटा। चलो बता दो। ओ माय गॉड, आप फी के पीछे पड़े हैं, आप फीस के पीछे पड़े हैं। सर इतना फी क्यों लेते हो? हम तो बहुत कम फी लेते हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग बड़े ही हैं, और वो तो हमसे वैसे भी सीनियर हैं, तो निश्चित तौर पर बड़े तो हैं ही, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन बेटा फर्क सिर्फ इतना है, साइकोलॉजी के बैच का जो टाइमिंग है, कंसेप्ट है, मेहनत है, वो कुछ थोड़ी ज्यादा है ना? चलिए ठीक है, लेकिन यहां पर पॉसिबल नहीं है ना। ये आप बीपीएससी यूजीसी नेट लेवल की बात करते हो, तो संभव नहीं है बेटा, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी होता है और एक एक टॉपिक पर बहुत अच्छे से चर्चा करनी होती है, बड़ी मेहनत होती है। और पता नहीं कारण क्या है, उनके पास इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि उनको बहुत सारी जगह से पैसा आता है, और उसके आधार पर वो आराम से चीजों को कम्युनिकेट कर लेते हैं। बहुत हार्ड है साइकोलॉजी तो यार, साइकोलॉजी तो सबसे अच्छा खतरनाक टॉपिक है, खतरनाक चीज है। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन भाई, सीधी सी बात है। गलत फहमी में आप लोग,
मुझे तो मार्केटिंग करना और बाकी चीजें करना भी नहीं आता, बल्कि वो बहुत बड़े मार्केटर्स हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, वो सीनियर हैं, सुपर क्वालिटी रखते हैं, बहुत टाइम से मार्केट में अपना सिक्का जमा रखे हैं, कोई डाउट ही नहीं है। नहीं, हम खुद ही, हमको पता है बहुत सुपर पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। चलिए खैर, जो भी है, आंसर लोप होगा बी। उनका क्या कहना बेटा, उनका कद बहुत बड़ा है। अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, गरीबों के मसीहा है, कोई डाउट नहीं है। श्योर, 100%, बहुत बहुत फायदे की चीज है। बाकी ऐसा नहीं है, पढ़ाई के लिए कभी पैसा नहीं देखते, क्योंकि अपनी जिंदगी का सवाल होता है, यह अपनी लाइफ का कंसेप्ट है। और लाइफ के लिए, जो खुद की लाइफ के लिए किंतु परंतु लगाते हैं ना, मैं कहता हूं, और हद तो तब हो जाती है कि आपने बीएड में 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च किए, और 1000-2000 में आप इतना, तो उन डिग्रियों को क्या दीवारों पर सजाने के लिए किया है क्या? गलत बात है। रही दूसरी बात, खान सर का बहुत सारी जगह से इनकम रोटेट होता है, तो इजीली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहां पर स्ट्रीम ही एक है, तो सारे जो भी खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, एसी है बेटा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब टीचर्स का, टेक्निकल बंदे का सब लगता है ना। फर्क सिर्फ इतना है, और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, बुरे लगने की कोई बात नहीं है। मस्त, जो व्यक्ति प्रशंसनीय है, कोई डाउट नहीं है, सुपर व्यक्ति है, इसमें कोई 1% डाउट नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस थोड़ा सा डिफरेंस यही कारण है, और कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि जब एक कद, और निश्चित तौर पर आज प्रॉमिस करता हूं, मैं जब उनके मतलब आधे भी कद पर पहुंच जाऊंगा ना, तो फीस उनसे भी कम ले लूंगा, और क्या चाहिए। हाँ, ये कमिटमेंट है मेरा, मैं उसी तरीके से जीता हूं। आपको क्या लगता है 499 में हमने बैच बेच 499 में बैच दिया है बच्चों को, 499 में? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। खैर, खान सर तो बहुत यूनिक पर्सनैलिटी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो। पावलोव का प्रयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के अधिगम का अध्ययन करता है? ये सरल क्वेश्चन है, दैट्स वेरी इजी। हाँ, देखना पड़ता है कभी कभी। शाबाश। ऑप्शनल, हाँ, जनरल का पेपर का और ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस। और ये जरूर है, ऐसा नहीं है, हम जो बच्चे बहुत परेशान होते हैं, नीडी होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, उनकी बहुत हेल्प भी करते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, ऐसा भी नहीं है। चलिए, अंतर्दृष्टि अधिगम, प्रेक्षण अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, ऑपेरेंट अनुबंधन, अंतर्निहित अधिगम। भाई क्वेश्चन आसान से पूछा है, किस प्रकार के अधिगम का अध्ययन करता है? शास्त्रीय अनुबंधन का। अंतर्दृष्टि गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्टवाद है। प्रेक्षण बांडूरा है, ये पावलव है। ऑपेरेंट स्कीनर है, और अंतर्निहित वुंट और टिचनर है। इस प्रकार आपको पढ़ना चाहिए, तो सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो। देखो बेटा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ, निम्न में से कौन सी स्थिति उद्दीपन सामान्यीकरण को दर्शाती है? यह तो हमने समझ लिया था।
वेलकम, स्वागत, अभिवादन, चलिएगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कुत्ता केवल एक विशिष्ट घंटी की ध्वनि पर लार बहाता नहीं, यह अभी समझाया था। बार बार सीएस बिना भोजन के देने पर कुत्ता लार बहाना बंद कर देता है, ये तो लोप हो जाएगा, उल्टा हो गया। मिलती जुलती ध्वनियों पर, यही तो समझाया था। यानी जब पावलव का कुत्ता ऑल मेंबर्स को सॉरी बहु डिस्टर्ब के लिए, बट मैं साइकोलॉजी सर का दिल से सम्मान करता हूं सर, मैं आपका भी फैन हूं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल वेलकम 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 आलम जी, शाबाश। चलिए देखो, बहुत अच्छा प्रश्न था, तो सी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। शास्त्रीय अनुबंधन ऑपेरेंट अनुबंधन से किस प्रकार अलग है? अब आपको पता है ऑपेरेंट तो स्कीनर का है, स्कीनर का है, और स्कीनर में क्या होता है, क्या होता है, ऐच्छिक क्रिया होती है, ऐच्छिक होता है, ठीक है, ये मैंने समझा रखा है। शास्त्रीय अनुबंधन में कैसा होता है, अनैच्छिक होता है, अनैच्छिक होता है, या अनैच्छिक को प्रतिवर्त भी कहते हैं, प्रतिवर्त भी कहते हैं बेटा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो बताओ, यह पुरस्कार और दंड से जुड़ा होता है, यह स्वैच्छिक व्यवहार पर आधारित होता है, इसमें पुनर्बलन आवश्यक होता है, यह दो उद्दीपनों को जोड़ता है, यह अधिगम से संबंधित होता है। आसान सा प्रश्न है, आंसर किसने सही दिया है बता दीजिएगा। शाबाश मित्रों, क्या है बात तुम्हारी। प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। आंसर आपका बी आ रहा है क्या सभी मित्रों का? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन आपके साथ डूबेंगे। चलिए देखो, गलत बात है। और बेटा ज्यादा यहां पर वार्तालाप मत करो बच्चे, ठीक है। यहां पर क्लास को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पोस्टमार्टम करते हुए पढ़ो। सबका गलत आंसर आ रहा है। आंसर तो डी है इसमें। देखो, आपसे पूछा शास्त्रीय अनुबंधन ऑपेरेंट अनुबंधन से किस प्रकार, यानी इसकी विशेषता पूछ रहा है शास्त्रीय अनुबंधन की। यह पुरस्कार और दंड पर होता है क्या शास्त्रीय अनुबंधन? नहीं, ये तो ऑपेरेंट होता है। यह स्वैच्छिक नहीं, ये तो अनैच्छिक होता है। यह पुनर्बलन पर बल देता है? बिल्कुल नहीं देता। दो उद्दीपनों को जोड़ता है? बिल्कुल नहीं जोड़ता। यह सॉरी, दो उद्दीपनों को, हाँ, दो उद्दीपनों को जोड़ता है, बिल्कुल 100% जोड़ता है। किसको? CS प्लस UCS को जोड़ता है, 100% जोड़ता है, बिल्कुल 100% जोड़ता है। कोई बात नहीं, प्रश्न को जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा बेटा। दैट्स वेरी रॉन्ग, दैट्स वेरी रॉन्ग, रॉन्ग 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 रॉन्ग। ठीक है, तो बिल्कुल आज की सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। ऐप हमारी पढ़ाई 360 है, पढ़ाई 360, पढ़ाई 360। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, जहां पर आप मेरे साथ जुड़कर यूजीसी नेट साइकोलॉजी, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप बैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप यूपी पीजीटी की सुपर डुपर प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं, आप एस्टेट की तैयारी कर सकते हैं, आप केवीएस एनवीएस की तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं। उसके अलावा आप आरपीएससी से रिलेटेड सभी स्ट्रीम्स, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड ऑल्सो पीटीआई ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसका लाइव बैच उपलब्ध है, साइकोलॉजी का लाइव बैच, साइकोलॉजी का आपको लाइव बैच मिल जाएगा, का लाइव बैच उपलब्ध है, और लाइव बैच उपलब्ध है। और इस लाइव बैच पर आज 60% ऑफर है। कल भी था, आज भी है, आज 60% ऑफ है।
ऑफ है। तो जिनको ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9694164171। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। हाँ बिल्कुल 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 100%। आलम जी ऐसा नहीं है, हमने बताया था 2 दिन या 3 दिन की मेडिकल जो इमरजेंसी होती है, हमने आप बहुत सारे बच्चों को सभी को बता दिया। कल से आपकी ऐप वाली क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है ना। लास्ट चैप्टर चलेगा आपका, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, फिर वापस 0 से शुरू करेंगे, इसलिए ऐसा मत समझिएगा। ठीक है ना। यू आर माई हीरो यार, ऐसा नहीं है। कल मॉर्निंग में ही होगा क्लास, ठीक है, वही 9 बजे, 8:30 9 बजे नोटिफिकेशन आएगा, वो आपके पास 8:30 बजे आ जाएगा नोटिफिकेशन, जब 9 बजे क्लास होगा, आधा घंटे पहले आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।